क्या हो अगर मैं कहूं कि पैसों को लेकर हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो दिमाग काम करते हैं। एक जो हमें छोटी छोटी बातों में उलझाए रखता है और दूसरा जो हमें असली दौलत बनाने का रास्ता दिखा सकता है। आज हम इन्हीं दो दिमागों के बीच की लड़ाई को समझने वाले हैं। अब ये लाइन सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है ना, लेकिन सच पूछिए तो इसके अंदर पैसों की दो अलग अलग दुनिया बसी हुई है। सारा खेल इस बात का नहीं है कि कौन कितना कमाता है, बल्कि इस बात का है कि पैसा हाथ में आने के बाद उसका होता क्या है। पता है, असल में पैसों का जो पूरा खेल है ना, वो 80% साइकोलॉजी है, मतलब हमारा व्यवहार, और सिर्फ 20% ज्ञान। हम दुनिया की सारी फाइनेंशियल किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार ही सही नहीं है तो सब बेकार है। असली सवाल तो ये है, हम उस जानकारी के साथ करते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले दिमाग से। इसका नाम है द मेंटल अकाउंटेंट। और हाँ, ये हम सब के दिमाग में बैठा एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पैसों के फैसले तब भी ले रहा होता है जब हमें पता भी नहीं होता। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा और थोड़ा गड़बड़ अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जो सारे हिसाब किताब अपने ही अजीबोगरीब नियमों से करता है। उसे असली दुनिया के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात सोचिए, मान लीजिए दिवाली का बोनस मिला। क्या वो पैसा सैलरी वाले पैसे जैसा लगता है? नहीं ना, वो तो लगता है एक्स्ट्रा पैसा, मजे करने वाला पैसा। उसे खर्च करना कितना आसान लगता है ना? जबकि उसी सैलरी से घर का किराया देना एक जिम्मेदारी लगती है। कमाल की बात है, पैसा तो पैसा है, पर हमारे दिमाग ने उस पर अलग अलग स्टिकर चिपका दिए हैं। और बस यही तो इस मेंटल अकाउंटेंट की सबसे बड़ी गड़बड़ है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हर रुपया, चाहे वो कहीं से भी आए, बराबर है। 1 रुपया चाहे बोनस से मिले या सैलरी से, उसकी कीमत तो एक ही है। लेकिन नहीं, हमारा दिमाग उसे अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करता है। अच्छा, अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कोई 1500 रुपए के कैलकुलेटर पर 500 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट ड्राइव करके दूसरी दुकान जाएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे हाँ बिल्कुल, 1500 पर 500 की बचत, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब सीधा सीधा 1/3 बच रहा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, क्या वही इंसान 25,000 रुपए की जैकेट पर 500 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट ड्राइव करेगा? अब यहां आकर ना ज्यादातर लोगों का जवाब बदल जाता है। वो कहते हैं, अरे छोड़ो भी, 25,000 के सामने 500 रुपए क्या है। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, दोनों ही सिचुएशन में 20 मिनट लगाकर बच तो 500 रुपए ही रहे हैं। देखा, ये मेंटल अकाउंटिंग हमें कैसे तर्कहीन बना देती है। हम बचत को उसकी असली कीमत में नहीं, बल्कि टोटल अमाउंट के प्रतिशत में देखने लगते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा मेंटल अकाउंटेंट है, वो एक और दिमागी चाल का फायदा कैसे उठाता है। इसे कहते हैं पेन ऑफ पेइंग, यानी भुगतान का दर्द। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में एक असली एहसास है। जब हम कैब में बैठे मीटर को भागते हुए देखते हैं या पेट्रोल पंप पर मशीन के नंबर तेजी से घूमते हैं, तो जो एक हल्की सी बेचैनी होती है ना, बस वही है भुगतान का दर्द। यहाँ पर यह फर्क बहुत साफ दिखता है। जब हम जेब से नोट निकालकर कैश देते हैं तो दिमाग को सच में लगता है कि हाँ, कुछ गया है, दर्द होता है। लेकिन जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो बस एक हल्का सा एक्शन लगता है। दर्द तो असली में तब होता है जब महीने के आखिर में बिल सामने आता है। तो निचोड़ क्या है? क्रेडिट कार्ड्स को जैसे हमारे इसी मेंटल अकाउंटेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। वो खुशी यानी खरीदारी और दर्द यानी पेमेंट, इन दोनों के बीच में एक गैप बना देते हैं। और नियम सीधा है, दर्द जितना कम होगा, खर्च उतना ही ज्यादा होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मेंटल अकाउंटेंट की गड़बड़ियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे दिमाग की, दी एसेट बिल्डर। ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नहीं, इसका समाधान कोई मुश्किल बजट बनाना नहीं है या हर छोटे मोटे खर्च को डायरी में लिखना भी नहीं है। ये तो सोच में एक बहुत ही मामूली लेकिन जबरदस्त बदलाव लाने के बारे में है। बस यही है वो गोल्डन रूल, रिच डैड पुअर डैड किताब से जो ये सोच मशहूर हुई, वही एसेट बिल्डर की दुनिया का सेंटर पॉइंट है। बस यही एक नियम है जो असल में मायने रखता है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। जैसे वो घर जिसमें हम रहते हैं और जिसकी हर महीने ईएमआई जाती है, वो हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है।
लेकिन अगर उसी घर को किराए पर दे दिया जाए और किराए से इतनी इनकम हो कि ईएमआई और दूसरे खर्चे भी निकल जाएं और कुछ पैसा बच भी जाए, तो अब वही घर एक एसेट बन गया और हमारी कार वो एक लायबिलिटी है। तो एसेट बिल्डर का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, ऐसी चीजें जमा करना जो उसके लिए पैसा कमाए। तो सवाल ये है कि कोई एसेट बिल्डर की तरह सोचना और काम करना शुरू कैसे करे। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आदत से, जो पूरे खेल को ही पलट कर रख देती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सोच में एक क्रांति लाने जैसा है। मतलब खर्चों के बाद जो बचे उसे बचाने की बजाय हम पहले बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। सीधी सी बात है, हम अपने भविष्य को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाते हैं, नेटफ्लिक्स या ज़ोमैटो को नहीं। और अच्छी बात यह है कि इसे करना बहुत आसान है। सबसे जरूरी है स्टेप नंबर 2, ऑटोमेशन। जिस दिन सैलरी आती है, बस उसी दिन का एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेट कर दीजिए। काम खत्म। इसके बाद आपको हर महीने इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ेगा। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिस्टम हमारे अनुशासन या विल पावर पर निर्भर नहीं करता। अरे, विल पावर तो एक लंबे और थके हुए दिन के बाद खत्म हो जाती है, पर एक सिस्टम वो तब भी काम करता है जब हम थके हुए हों। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग पैसों के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे जो हमारे दिमाग में चल सकते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना दोस्त द मेंटल अकाउंटेंट और दूसरी तरफ है द एसेट बिल्डर। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। मेंटल अकाउंटेंट बेचारा खर्चों को मैनेज करने में ही उलझा हुआ है, जबकि एसेट बिल्डर का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, ऐसी चीजों का मालिकाना हक बनाना जो उसके लिए पैसा कमा कर लाएं। ये लाइन पूरी एसेट बिल्डर वाली सोच का सार है। मतलब ये अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, ये अपनी नौकरी से मिलने वाले पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। एक ऐसा टूल जिससे कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आखिरकार हमारे लिए काम करे, यानी हमारा एसेट कॉलम। और आखिर में सारी बात बस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या हमारा दिमाग उस मेंटल अकाउंटेंट के ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है जो छोटे छोटे बजट और खर्च के दर्द से जूझ रहा है, या फिर असली सवाल ये है कि आज से हम इन दोनों में से कौन बनना चुनते हैं, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है।